नॉवल पे अब हम आते हैं कि नॉवल की क्या बिगनिंग थी, क्या वजूहात थी जिनकी वजह से नॉवल को स्टार्ट किया गया। अच्छा, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस दौर के अंदर यस आई एम रिकॉर्डिंग। अच्छा, इस दौर के अंदर तीन चीज़ें जो स्टैब्लिश हुई वो क्या थी। पोइट्री के अंदर एक आपको शिफ्ट नज़र आएगी। दो तरह की पोइट्री है, एक नियो क्लासिक पोइट्री है यानी कि ऑगस्टन एज रिप्रेजेंटेटिव, और दूसरी पोइट्री जो है वो रोमांटिक रिवाइवल की तरफ जा रही है। ठीक है, ये लेटर हाफ की तरफ, और प्रोज पॉलिश हो रही है। और तीसरी चीज़ मॉडर्न नावल है। ठीक है, अब मॉडर्न नावल जब हम कहते हैं तो इससे क्या मुराद है कि अब नावल की जो रियल ट्रेंड है नावल का, जो हम आज देखते हैं जिस तरह लिखा जाता है कि एक शॉर्ट फिक्शनल वर्क है जिसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स हैं और वो कैरेक्टर्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, और उनका जो इंटरेक्शन है वो अब ड्रामा का के एक्शन से थोड़ा सा ज़रा आगे चला जाता है। ठीक है, क्योंकि ड्रामा के अंदर आपके पास कुछ लिमिटेशंस होती हैं। वो लिमिटेशंस क्या हैं? मिसाल के तौर पे क्लासिकल अगर ट्रेंड्स पे जाएं तो आपके पास ड्रामा में हम वो चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकते थे या दिखाई नहीं जा सकती, जिनकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट डिफिकल्ट है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है बल्कि। ठीक है, वॉर का सीन दिखाना है आपने, तो आप वॉर में ये 20-25 लोग तो ला के दिखा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो उसके अंदर जो अगर फ़र्ज़ करें उस ज़माने में अब गन फायर भी हो रहे हैं, उस ज़माने में तोप भी चल रही है। ठीक है, और बॉम्ब्स वगैरह यानी कि इस तरह के, तो उससे अगर आपने किसी को किल करवाना है, वो दिखाना है आपने, तो आप दिखा नहीं सकते थिएटर में। ठीक है, उसके लिए आप नॉवल लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा लिमिटेड सा सेट होता है जिसके ऊपर आपने सब कुछ डिपिक्ट करना है। ठीक है, उस ज़माने के अंदर बहुत लिमिटेड है, तो उस लिमिटेशंस के साथ रह के आपको लिखना पड़ता था, और क्योंकि आपने ज़ाहिर बात है ऑडियंस को समझाना भी मकसद है। नॉवल के अंदर वो लिमिटेशंस की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है जी, तो ये वजूहात थी, यानी कि जो एक दो वजूहात तो ये हैं। उसके बाद आगे आगे बहुत इसकी डिटेल्ड वजूहात हैं कि किस वजह से ये सब कुछ होना शुरू हुआ था। नंबर वन, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड अपीयरेंस ऑफ न्यूज़पेपर। ये दो चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, न्यूज़पेपर्स और स्प्रेड ऑफ एजुकेशन दोनों साइड बाय साइड चल रही हैं। एजुकेशन से क्या हो रहा है कि हर जो बच्चा है, पब्लिक स्कूल्स इस्टेब्लिश हो गए हैं, हर जो बच्चा है वो पढ़ रहा है, यानी कि हर से मुराद मैक्सिमम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम लोग पढ़ रहे हैं, और मैगजीन्स जो हैं उनका ये आलम था कि लोग अपनी चाय के वक्त इंतज़ार करते हैं कि जब तक स्टेटलर या स्पेक्टेटर की कॉपी नहीं आ गई तब तक वो चाय नहीं शुरू करते थे। शाम की चाय का जिक्र कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और ये चाय वो नहीं है जिस तरह हम एक कप लेके बैठ गए, वो वाली चाय नहीं है। वो एरिस्टोक्रेटिक क्लास चाय किस तरह पीती थी, वो पूरा एक उनका प्रोटोकॉल्स हैं चाय के भी, जिस तरह आपने देखा होगा उसके अंदर रेप ऑफ द लॉक के अंदर हमने जिस तरह देखा, वो एक कॉफी टेबल है ना जिसके अंदर सर्व हो रहा है सब कुछ, वो वहां पे आप देखें कितना बड़ा जो है ना वो मंजर है। तो उस सारी सिचुएशन के अंदर वो अपनी चाय के साथ एक जरूरी चीज हो गई है मैगजीन या न्यूज़पेपर। और अब क्या हो रहा है, लोगों के अंदर एक हैबिट डेवलप हो गई है रीडिंग की। ठीक है, एक रीडिंग हैबिट डेवलप हो गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखा जा रहा है और सब लोग पढ़ना जानते हैं। और यहाँ पे अब वो लोग भी पढ़ना लिखना जानने लायक पड़े हैं जो ना अरिस्टोक्रेटिक क्लास के हैं और ना लोअर क्लास के हैं, जो किसी ज़माने में छोटी मोटी जॉब्स करते थे, लेकिन अब वो पढ़े लिखे होने शुरू हो गए हैं। क्यों? पब्लिक स्कूल्स इस्टेब्लिश हो गए हैं, यानी कि वो एक तरह से ऑलमोस्ट फ्री एजुकेशन जो है ना वो दे रहे हैं। मोस्टली स्कूल फ्री एजुकेशन दे रहे थे उस ज़माने में। और इसके अलावा एक और जो थोड़ा-सा इसके बाद एक चीज़ एस्टेब्लिश हुई, यानी कि इस सेंचुरी के टुवर्ड्स द एंड, बल्कि नहीं, इस सेंचुरी के एंड में नहीं, ये 19th सेंचुरी के एंड में हुआ था कि जो तालीम बालगा जिसे हम कहते हैं उर्दू में, एडल्ट एजुकेशन, उसके लिए भी स्कूल्स एस्टेब्लिश हो गए थे। ठीक है, इवनिंग स्कूल्स थे वो। यहाँ पे सिर्फ ये मॉर्निंग स्कूल का फैशन है, और आगे जाके एक नया ट्रेंड आएगा जो इवनिंग स्कूल्स का। ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे जब हम जॉर्ज इलियट पे जाएंगे। ठीक है, अच्छा, और मिडिल क्लास के अंदर जब ये लोग आ गए हैं तो मिडिल क्लास क्या करेगी? अब मिडिल क्लास महंगी टिकट भी नहीं लेती थी। ठीक है, वो जो आपको पता है ड्रामे भी कैसे उस वक्त बन रहे, रेफॉर्मेशन का मैं उस टाइम पे मैं जा रहा हूँ, महंगी टिकट भी नहीं ले रहे हो, और अगर वो टिकट ले भी लेंगे तो सिर्फ एक शो एक बंदा देखेगा। ठीक है, अब अगर वो मैगजीन खरीदते हैं
जो कि 1 पेनी का मैगजीन था उस जमाने में, और उससे क्या होगा, 5-6 लोग पढ़ सकते हैं, ज्यादा भी पढ़ सकते हैं। एक पूरा ग्रुप अगर खरीद लेता है तो वो सारा ग्रुप बैठ के पढ़ लेगा, ठीक है। तो इसलिए ये कल्चर डेवलप हो रहा था। और जब नए रीडर्स आ गए हैं, रीडरशिप बहुत बढ़ गई है, तो अब उसको फीड करने के लिए कुछ ना कुछ आपको नया करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर जो है और ये जो न्यू रीडरशिप है ये किसकी है, लार्जली फीमेल है। अब उस जमाने में फीमेल को वैसे चीजें अलाउड नहीं थी जिस तरह आजकल के इंग्लैंड में अलाउड है। तो घर बैठी हुई हैं और अपने जो भी उनके सारे काम है, जो उनकी वुमेनली ड्यूटीज हैं, जो आपको नजर आता है किसमें, जेन ऑस्टन का अगर आप नॉवल पढ़ते हैं उसके अंदर आपको नजर आता है कि वो सर्टेन वुमेनली ड्यूटीज है जो मिसेस बेनेट और उसकी बेटियां जो है वो सर अंजाम दे रही होती है, ठीक है। उसके अंदर भी आप देखते हैं कि वो क्या करते हैं, जब बिंगले सिस्टर्स के साथ बैठी होती है तो वो या तो कार्ड्स खेल रहे होते हैं या फिर रीडिंग हो रही होती है, ठीक है। पियानो बजाते हैं, उसके ऊपर कोई ना कोई वो जो है ना वो डांस एक पार्टी करते हैं अपनी, या फिर वो गेम खेलते हैं कार्ड्स की, और या फिर वो रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। और यही तीनों चीजें आपको कहाँ पे नजर आएंगी, बेलिंडा के अंदर, जो रेप ऑफ द लॉ की प्रोटैगनिस्ट है। क्या उसके अंदर नजर आएगा, उस सारी टाइम पीरियड में बेलिंडा जो है वो पढ़ती भी है, डांस पार्टीज में भी जाती है, और अपना जो सारा कार्ड्स की गेम है वो भी अटेंड करती है, ठीक है। और वहाँ पे आपको सारा नजर आता है। तो ये कल्चर अभी इतनी जल्दी एकदम तो चेंज नहीं होता ना कि भाई सेंचुरी बदल गई है तो साथ ही कल्चर बदल जाए, ठीक है। हम इसको असल में इसलिए समझते हैं कि स्पीडी किसी तरह होना चाहिए, क्योंकि हमने जो पिछले 10-15 साल के अंदर जिस स्पीड से हमने प्रोग्रेस देखी है, तो हमें ये फील होने लग पड़ा कि प्रोग्रेस शायद होती है ऐसे है, ठीक है। लेकिन अदरवाइज ये प्रोग्रेस पिछली सदियों में, ये प्रोग्रेस एक सदी के अंदर होती थी जो पिछले 10-15-20 साल के अंदर हुई है, ठीक है। सिर्फ आप मोबाइल टेक्नोलॉजी को लेने तो आपको अंदाजा हो जाएगा, इंटरनेट और मोबाइल को। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं। यहाँ पे एक नया जो है ना वो क्या कह सकते हैं आपसे, एथोस कह लें, ठीक है। एथोस यानी कि एक न्यू वे ऑफ थिंकिंग इस्टेब्लिश हो रही है, ठीक है। एक न्यू लाइफस्टाइल इस्टेब्लिश हो रहा है, और स्पिरिट इसे कह सकते हैं आप, ठीक है। एक जो एज की जो स्पिरिट है वो क्या है कि सोशल बिहेवियर्स जो हैं उनको डिजाइन किया जाए, इंसान के लिए सोशल बिहेवियर्स जो हैं वो इस्टेब्लिश किए जाए, उनके रूल्स इस्टेब्लिश किए जाए, ठीक है। तो मॉरल वैल्यूज इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। मॉरलाइजिंग जो हमने पहले कहा था कि डायडैक्टिक लिटरेचर है, और ये बात भी आपको अलेक्जेंडर पोप के नजर आती है, किस तरह वो समझा रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है जी। और नॉवेल्स के अंदर अब क्या हो रहा है, नॉवेल्स के अंदर मेल फीमेल रिलेशनशिप्स क्या इस्टेब्लिश किया जा रहा है उनकी, यानी कि बताया जा रहा है कि किस तरह एक्सप्लोर किया जा रहा है एक तरह से एक नई फील्ड को, ठीक है जी। और अब सोसाइटी जो है वो थोड़ी सी किसी और ट्रेंड पे चल पड़ी, पहले जो पॉलिटिकली चार्ज लोग थे अब वो पढ़ने लग पड़े हैं, ठीक है जी। और ये जो जो इस दौर की जो सेंसिबिलिटी थी उसके अंदर न्यू आइडियाज की बड़ी ज़रूरत थी, और उस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने की बड़ी ज़रूरत थी जिस वर्ल्ड को ये कॉलोनाइज कर रहे थे, ठीक है। तो अब जो कॉलोनाइज्ड वर्ल्ड है उसका हर बंदे को तो नहीं पता, तो उसके बारे में लोगों ने कुछ मेकअप स्टोरीज जो होती हैं इनके, मेड अप स्टोरीज, यानी कि हवाई कहानियां वो बनानी शुरू कर दी, हवाई नैरेटिव्स बनाने शुरू कर दिए, ठीक है। और जब ये एडमंड बर्क जैसी आवाज़ें आएंगी कि यदि आप जुल्म कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, फिर उसके अगेंस्ट एक नैरेटिव इस्टेब्लिश किया जाएगा जिसमें बताया जाएगा भाई वो लोग तो हैं ही वैशी दरिंदे, ठीक है। वो वैशी दरिंदे हैं और हम उनको मॉरलाइज कर रहे हैं, हम उनको सिविलाइज कर रहे हैं, और सिविलाइज करने के लिए आपको पता है फिर दुरुस्ती भी इख्तियार करनी पड़ती है, जोर जबरदस्ती भी करनी पड़ती है, ठीक है। तो एक तरह से वो जस्टिफिकेशन के तौर पे एक एंटाइथीसिस जिसे हम कहते हैं, एक काउंटर नैरेटिव जो है वो इस्टेब्लिश हो रहा है। और ये इस तरह नहीं है कि काउंटर नैरेटिव जानबूझ के इस्टेब्लिश किया जा रहा था या ये कुछ हो रहा था, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। जानबूझ के वो इस्टेब्लिश नहीं कर रहे हैं। अभी तक तो यही जो अभी तक की रिसर्च है उसमें तो यही पता है कि वो जानबूझ के इस्टेब्लिश नहीं हुआ, लेकिन असल में वो लोगों के अंदर एक जो रीन्यूड पैट्रियोटिज्म थी कि वी आर द बेस्ट, ये बड़ी एक बात आ गई थी जो एलिजाबेथन एज से इस्टेब्लिश होनी शुरू हुई थी। यहाँ पे आके वो बड़ी पक्की हो गई है कि वी आर द बेस्ट एंड दैट इज व्हाई वी आर रूलिंग द वर्ल्ड। सिंपल बात ये उनके जेहन में थी, ठीक है। उनको ये नहीं पता कि वी आर द मोस्ट ब्रूटल एट द मोमेंट, द मोस्ट ब्रूटल नेशन एट द मोमेंट, एंड वी आर नेशन ऑफ हाइपोक्राइट्स व्हिच इज डेवलपिंग व्हिच डेवलपिंग अ न्यू फॉर्म ऑफ स्लेवरी।
लेकिन उन्होंने किसी ने ये बात नहीं की, ठीक है। वो उनके अंदर एक सेंस थी कि भाई हम बहुत अच्छे जो है ना वो ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। अब वो जो हाइपोक्रेसी है वो कैसे नजर आती है आपको, अगर आप उस वक्त का लिटरेचर पढ़ लें आपको हाइपोक्रेसी नजर आ जाएगी, ठीक है। जिस तरह रेप ऑफ द लॉक में है कि कहने को अपर क्लास है लेकिन वो कर रहे हैं, जुडिशियल सिस्टम उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, लेकिन वो क्या कहता है कि जजेस जो हैं वो क्यों अपना जल्दी जल्दी फैसला लिखते हैं, क्योंकि उसने वो पार्टी में आना है और उसको भूख लगी है बड़ी शदीद। तो जनाब जजेस जो हैं, हंगरी जजेस जो हैं, वो फौरन दो बंदों को उन्होंने फांसी की सुनाई है और भागे भागे इस बेलिंडा की पार्टी में आ गए हैं। तो अंदाजा लगाएं कि उधर से ही हाइपोक्रेसी आपको नजर आती है उनके लिटरेचर से, यानी कि लिटरेचर को अगर इस तरह पढ़ा जाए जिस तरह हम नहीं पढ़ते। खैर आगे अब चलते हैं कि नॉवल की क्या शुरू से यहीं से नॉवल शुरू हो रहा है, एकदम ग्रो किया या पहले से इसकी हमें नजर आती हैं? जी पहले से नजर आ रही थी। टॉमस नैश अगर आपको याद हो, जो कि मेटाफिजिकल पोएट था, उसके दौर उस वक्त पढ़ाते हुए मैंने आपको ये बताया था कि उसने एक ऐसा वर्क लिखा था जिसको कहा जाता है कि जनाब ये फर्स्ट नॉवल है, ठीक है। या उसको नॉवल का आप कह लें कि जी एक तरह से कहा जाता है कि नॉवल का ट्रेंड सेटर है। द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर उसका नाम था, और ये जो है ना 1590s के अंदर कहीं ये पब्लिश हुआ है, ठीक है। मतलब ये पिछली बहुत पुरानी बात थी, और इसको आप कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल नॉवल का फोर रनर है ये, ठीक है। तो इसमें स्टोरी सुनाई हुई है पूरे बंदे की, कि भी एक बंदे के साथ उसका लाइफ की स्टोरी सुनाई हुई है कि वो अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर के साथ क्या हुआ था। लेकिन ये नॉवल की कौन सी टाइप्स हैं, ये उस वक्त का जो नॉवल है वो कौन सा है? पिकरेस्क नॉवल है। पिकरेस्क नॉवल क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ, ये आपने अगर ये टर्म पहले ना सुनी हो। जिस तरह बर्लिंग्स रोमन आपको याद है? बर्लिंग्स रोमन मैंने बताया था एक टाइप, किसी को याद है? बिल्डिंग्स रोमन नॉवल बताएं जरा जी, बताएं ना क्या होता क्या? ग्रोथ ऑफ प्रोटैगनिस्ट, यस। पूरी ग्रोथ बताई जाती है कि प्रोटैगनिस्ट किस तरह नीचे से ऊपर आ रहा है, ठीक है। पिक्टोरेस्क नॉवल कौन से होते हैं? जिसमें आप किसी बंदे की स्टोरी सुना रहे हैं, लेकिन वो बंदा कौन है? वो बंदा थीफ है या रॉबर है, हाईवे मैन है, ठीक है। हाईवे मैन रॉबर्स भी कहा जाता था। तो इस तरह का कोई बंदा है, ठीक है, उसकी स्टोरी सुनाई जा रही है, रफ एंड टफ स्टाइल में वो उसने जिंदगी गुजारी है और उसकी स्टोरी आप सुना रहे हैं, उसको पिक्टोरेस्क नॉवल कहते हैं, ठीक है जी। और ये आपसे सवाल जो है ना वो हो सकता है, ठीक है, पेपर के अंदर इस तरह का सवाल जो है वो हो सकता है कि आपसे कर लिया जाए, ठीक है। तो इसीलिए आपने इसको ज़हन में रखना है, ठीक है। और इसका जो हीरो होगा वो कैसा होगा? वो ऑब्वियस बात है कि वो कोई ऑनेस्ट बंदा और बड़ा कोई अच्छा इंसान नहीं होगा, वो थीफ है अगर या रॉबर है तो वो इस तरह का ही होगा, ठीक है। फिर दूसरा जिसके कहा जाता है कि वो इम्पोर्टेंट वर्क था, वो बनियन की पिलग्रिम्स प्रोग्रेस थी, ठीक है। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस के अंदर आपको पता है कि उसने प्रोज और पोएट्री को एक तरह से मिक्सअप किया हुआ था, ठीक है। तो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस को भी कहा जाता है कि वो भी एक तरह से नॉवल का फोर रनर है। नॉवल नहीं है ये रियल, लेकिन फोर रनर है। उसके बाद करेक्टर की डेवलपमेंट जो है, इससे पहले ड्रामा के अंदर हम जब देखते थे तो करेक्टर्स दो तीन होते थे, ठीक है। अब यहाँ पे करेक्टर्स की एक डेवलपमेंट शुरू हुई है, और वो करेक्टर्स किस किस्म के हैं? एक यानी कि उनका मेजर कैरेक्टर है, और उसके आप पॉजिटिव नेगेटिव्स दोनों दिखा रहे हैं, और ये दिखा रहे हैं कि किस तरह वो ट्राइबुलेशन से और इन सारी चीज़ों से गुजर रहा है। तो ये सारा काम अब स्टैब्लिश होना शुरू हो गया, यानी कि कैरेक्टर पे फोकस आ गया। और ये आप अगर दोबारा वापस जाएं वो स्टील और रिच क्या नाम था उसका, टेट्रो और स्पेक्टेटर पे अगर आप जाएं, ठीक है, एडिसन और स्टील पे, तो वो क्या काम कर रहे हैं? वो करेक्टर्स भी डिस्टेब्लिश कर रहे थे, जो मैंने भी आज आपसे सवाल किया है, ठीक है। तो वहां पे एक सर रॉजर का करेक्टर इस्टेब्लिश हो रहा है, नेड का करेक्टर एक बन रहा है, ठीक है। और सर रॉजर के बारे में मैंने कहा था कि सर रॉजर डे कॉवर्ली जो है उस पर तो एक उसने पूरा लिखा हुआ था कि वन डे विद रॉजर कॉवर्ली, सर रॉजर डे कॉवर्ली। तो मैंने आपको कहा था कि आप पढ़िएगा भी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है किसी ने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि अगर आपने पढ़ा होता या पढ़ने की कोशिश की होती, आप मेरे से लिंक जरूर मांगते, क्योंकि मैंने कहा था मेरे पास लिंक है, मैं आपको भेज सकता हूँ। तो किसी ने पूछा ही नहीं, और इस वजह से मुझे पता है कि किसी ने यकीनन नहीं पढ़ा होगा। तो सर रॉजर डे कॉवर्ली को अगर आप एक करेक्टर पढ़ लेते तो आपको जरा आइडिया हो जाता कि किस किस्म के करेक्टर्स थे, ठीक है। अब वो करेक्टर्स लिखे जा रहे हैं। उसके बाद एक 1740 से पहले हम ये नहीं कह सकते कि कोई नॉवल हमारे पास रियल नॉवल है। 1740 के अंदर रिचर्डसन ने पामेला जो लिखा है, इसको आमतौर पे फर्स्ट नॉवल जो है ना वो कहा जाता है, ठीक है। रिचर्डसन
रिचर्डसन का नॉवल था, सॉरी, रिचर्डसन्स पामेला, पामेला नॉवल का नाम है और रिचर्डसन ये उस बंदे का नाम है, ठीक है। और इस 1740 से पहले आप रियल नॉवल जिसको हम कहते हैं वो नॉवल नहीं कहा जा सकता, ठीक है। ये तो अब सारा कुछ हो गया। अब हम आते हैं कि नॉवल जो फर्स्ट रियल नॉवलिस्ट हैं वो कौन लोग हैं, ठीक है। यहाँ पे अब एक थोड़ी सी डिबेट है जो आपके लिए शायद ये नई डिबेट हो। आपके लिए तो पहला जो नॉवलिस्ट है जो आपकी किताबों में लिखा होगा, आम तौर पे जो आम बुक्स हैं उनके अंदर लिखा होगा कि जी डैनियल डीफो का नाम लिखा होगा कि जी वो उसने शुरू किया था नॉवल की तरह लिखने का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको मैं दो खवातीन का नाम बताता हूँ जिन्होंने नॉवल शुरू किया है और जिनके साथ इस जो बड़े हमारे लिए बनते हैं कि जी हम बहुत ही आला सोसाइटी है कोई प्रेजुडिस नहीं है, उस सोसाइटी के अंदर ही एफ्रा बैन नॉवलिस्ट है और इसके तकरीबन 17 वर्क्स हैं, ठीक है, 17 प्लेज हैं और 30 के करीब इसके फिक्शन वर्क्स हैं इस राइटर के, एफ्रा बैन के। आपको नहीं मिलेगी अभी अभी अगर आप नहीं वो जो किताबों में देखेंगे आपको नहीं ये शायद मिले और उसके ये लिख कब रही है, डैनियल डीफो से भी कोई 2-3 डेकेड्स पहले लिख रही थी ये, ठीक है। इसका जो पहला जो इसने नॉवल लिखा था जो बड़ा इंपॉर्टेंट नॉवल था वो था उसका नाम भी जो है ना वो अफ्रीकन एक तरह से रिलेटेड है, ठीक है। और उनको ये अगर आपने अकॉन को वो आपको याद हो तो ये तकरीबन वैसे ही इसके स्पेलिंग बनते हैं, तो हाँ जी ये, ठीक है। और रूनो को पता नहीं इसका क्या मतलब है। तो ये असल में उसने किसके बारे में लिखी थी स्टोरी, ये इंग्लिश कॉलोनियलिज्म के ऊपर उसने स्टोरी लिखी है जो स्लेवरी की जा रही है, इंग्लिश पीपल जो अफ्रीका से स्लेव्स उठा के लेके आ रहे हैं, स्लेव ट्रेड कर रहे हैं, इसने उसके ऊपर लिखा था, ठीक है। और जो उस जमाने में बहुत ही जो नैरेटिव इस्टेब्लिश किया जा रहा था कॉलोनियल नैरेटिव, ये उसके एंटीथीसिस था बिल्कुल, ठीक है। अब इसे किस वजह से रोका गया, मे बी बिकॉज शी वॉज अगेंस्ट द पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ दैट टाइम, मे बी शी वॉज अ वुमन, ठीक है। लेकिन ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं कि ये वुमेन थी, इस वजह से इसको रोका गया, ठीक है। और इसको क्योंकि हम आगे भी देखते हैं जेन ऑस्टन को भी अपनी पब्लिश करवाने में बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है जो कि बिल्कुल इस सदी का एंड है और इस वक्त तक आपको ये भी पता है कि थिएटर्स के अंदर फीमेल कैरेक्टर्स तो आ ही नहीं सकते थे, मेल कैरेक्टर्स जो होते थे वही फीमेल बन के प्रेजेंट करते थे अपने आप को, ठीक है। फीमेल को अलाउड ही नहीं था कि वो थिएटर में आके बात कर सके कोई। तो उस सारे दौर में लिख रही है। अब इसके साथ क्या हुआ, जो हमने वो अपने सादत हसन मंटो के साथ किया है वही इसके साथ अंग्रेजों ने किया, ठीक है। क्या कहा गया कि जी ये तो फोहश निगार है, यानी कि शी इज राइटिंग इन अ वेरी ल्यूड मैनर एंड उसको वो तो नहीं कहा गया जिस तरह हमारे मंटो के लिए पोर्नोग्राफर के वर्ड्स तक इस्तेमाल करने शुरू कर दिए जो कि बड़ी एक शदीद किस्म की अदबी ज़्यादती है, जुल्म है, यानी कि अदबी लिहाज से। तो इसी तरह इसके ऊपर कहना चाहिए और कोई इसे कहने लग पड़े कि ये प्लेजराइज्ड वर्क्स हैं, यानी कि किसी और का आइडिया है और उसको चोरी करके ये अपने सामने पेश कर देती है। अब फर्ज करें अगर प्लेजराइज्ड हो भी तो 17 ड्रामाज प्लेजराइज्ड हो सकते हैं, ठीक है, एक आधा तो हो सकता है, इतने ज्यादा 17-18 या जितने भी उसके 30 के करीब वर्क्स हैं, क्या ये इन सबको कह सकता है कोई कि बंदा ये जनाब ये प्लेजराइज्ड है, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसको लिटरेरी हिस्ट्री से इग्नोर किया गया और बहुत अरसे तक इग्नोर किया गया। बिल्कुल जो रिसेंट हिस्ट्री की बुक्स हैं, बिल्कुल रिसेंट, यानी कि आप 2-3 साल पुरानी अगर आप उनके अंदर देखेंगे उनके अंदर आपको इसका नाम मिलेगा और ये बड़ी एक कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर है। सवाल इस पर आपको कोई नहीं आएगा, लेकिन आपको वैसे पता होना चाहिए एज स्टूडेंट्स ऑफ लिटरेचर के खवातीन की जो स्टोरी है उसको आप उस साइड को आप बिल्कुल ये नहीं कह सके जेन ऑस्टन जी पहले ही है जिसने नॉवल लिखने शुरू किए, तो उससे पहले भी थी, लेकिन शी वॉज परहैप्स टू ओवर रीचर, ठीक है। उस जमाने के लिहाज से ओवर रीचर है कि वो लड़की हो के वो बातें लिख रही है, खातून हो के वो बातें लिख रही है जो कि मुआशरे को रिप्रेजेंट कर रही है, मुआशरे के जो रियल प्रॉब्लम्स हैं उनको सामने लेके आ रही है, तो मुआशरा उनको कबूल नहीं करता, ये ऑब्वियस बात है, ठीक है। उसके बाद डेलेवियर मैनुले जो है वो भी एक खातून राइटर है और इसकी एक जो है ना वो बुक है द न्यू अटलांटिस,
द न्यू एटलांटिस। अच्छा जी, ये जो बुक है ये जोनाथन स्विफ्ट की जिस तरह चीज है ना, गुलिवर्स ट्रेवल्स, तकरीबन वैसे ही उसने लिखी है, ठीक है, द न्यू अटलांटिस। और इसके अंदर भी उसके जो मॉरलिस्ट थे उन्होंने इसको ऑब्जेक्शनेबल नॉवल कहना शुरू कर दिया, ठीक है जी। और क्यों ऑब्जेक्शनेबल नॉवल कह रहे थे? वो कह रहे थे जी इसके अंदर इसने जो जिक्र किया है, इसने इंसेस्ट का जिक्र किया है, इसने होमोसेक्सुअलिटी और रेप इस तरह की यानी कि टॉपिक्स हैं वो डिस्कस किए हैं, इसलिए इन्होंने इसको भी बैन आउट कर दिया, उसको साइड पर लगा दिया, चलो भाई तुम नहीं कर सकते। अब जरा देखें कि अगर आप फर्ज करें कोई कहे कि यार ये उस वक्त के थीम्स इस तरह के नहीं थे, ठीक है, अब आप जरा जाएं गुलिवर्स ट्रेवल्स पे, जो याहूज बिहेव कर रहे हैं, क्या उनके अंदर लस्ट को सटायर नहीं किया जा रहा? किया जा रहा है। अगर आप किसी ने टेक्स्ट पढ़ा तो उसको पता होगा कि याहूज की उसने जो एबिलिटीज बताई थी, जो उसके अंदर जो बुरी चीजें दिखी, उनके अंदर ये भी एक चीज शामिल थी, ठीक है, लेकिन वो मर्द है इसीलिए उसको अलाउड है और जो फीमेल है उसको अलाउड नहीं है। तो ये जो चीजें हैं ये अपनी सोसाइटी पे आप थोपने की कोशिश ना करें, ये इंग्लिश सोसाइटी का जिक्र है, क्योंकि उस जमाने में खवातीन को कॉलेज और यूनिवर्सिटीज जाने नहीं दिया जाता था। और आपको पता हो शायद कि वर्जीनिया वुल्फ हालांकि एक लिबरल बाप की बेटी है, उसके बावजूद वर्जीनिया वुल्फ यूनिवर्सिटी नहीं जा सकी थी, क्योंकि उस वक्त के लोग ये अलाउ नहीं करते थे, ठीक है। अब ये पेपर के अंदर आपने इस तरह की कोई बात नहीं लिखनी, ठीक है। हाँ, इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाए कोई इस तरह का सवाल तो आप उसको एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और रेफरेंस देने के लिए आप कह सकते हैं कि ये रूटलेज ने पब्लिश की है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, उसका आप रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बता भी देता हूँ ताकि अगर आपको कभी कोई किताब मिल जाए तो आप इसमें से देख सकें, हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर। अच्छा, अब कोई बंदा ये सवाल ना करे बी आर मलिक ने क्यों नहीं लिखा और टी सिंह ने क्यों नहीं लिखा, ठीक है। अच्छा, आगे हम चलते हैं डैनियल डीफो, जो हमारा फर्स्ट राइटर, जिसको समझा जाता है कि ये नॉवल की जो बिगनिंग है वो इससे हुई है। और इसका नॉवल क्या था? रॉबिन्सन क्रूसो। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा नॉवल तो ये पढ़ना चाहिए, एज अ चाइल्ड भी नहीं अगर आपने पढ़ा तो फिर आपको और ज़्यादा ज़रूरत है ये पढ़ने की, ठीक है। क्योंकि आमतौर पर सिर्फ कोर्स के चीज़ें जो है वो पढ़ी जाती हैं, बल्कि कोर्स भी पूरा पूरा नहीं पढ़ते और उसका टेक्स्ट भी नहीं पढ़ते, ठीक है। ये तो एक हमारा कॉमन मसला है। कॉमन से मुराद आम, ये नहीं कि मेरा भी यही मसला है, ये इससे मुराद आम मसला है। तो इस वजह से किस कोई और किताब कहना जो कोर्स की ना हो तो बड़ा अजीब लगता है, लेकिन बहरहाल ये एक बेड टाइम स्टोरी की तरह आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहें तो ये बड़ा इजी गोइंग सा नॉवल है, कोई आपको ज़्यादा टेक्स्ट उसकी भी जरूरत पड़ेगी डिक्शनरी की, और ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अच्छा जी, डीफो के बारे में अगर डैनियल डीफो की अगर बात की जाए तो भाई ये बंदा बहुत ही जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स वाली टाइप का बंदा है। बहुत से इसके जो है ना वो काम है। ये बंदा जर्नलिस्ट भी है, ये बंदा पोएट्री भी कर लेता था, थोड़ी बहुत पोएट्री, जिसे डॉगरल वर्स कहा जाता है, मतलब ऐसे ही कटी पटी लाइंस, ठीक है। डॉगरल होता है बिल्कुल लो लेवल की पोएट्री। उसके अलावा ये बंदा पैम्फलेट्स भी लिखता है, ठीक है। और ये बंदा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये गवर्नमेंट का सीक्रेट एजेंट भी रहा है, ठीक है। और उसके बाद ट्रैवलिंग का शौक था, वो सारा कुछ इसने किया, ठीक है। अच्छा, अब इसकी पॉपुलैरिटी जो डाउन हुई थी वो एकदम सॉरी एक चीज भूल गया, बिजनेसमैन भी था, ब्रिक मेकिंग का ये काम करता था। तो इसने बड़ा अपना जिंदगी में देखा कि मतलब पॉवर्टी और ये जो सारा कुछ था, इसकी पॉपुलैरिटी लो होने की वजह ये थी कि इसका जो कनेक्शन था गवर्नमेंट के साथ वो सामने आ गया अवाम के, ठीक है। और अवाम जज्बाती हो गया, उन्होंने इसे कहा कि भाई ये बंदा तो है ही गवर्नमेंट का बंदा है, और भी बहुत से इसके खिलाफ जो है ना वो चार्जेस आ गए, तो इसको जो है ना लोगों ने छोड़ दिया। ये ऐसा बंदा है कि इतना अच्छा यानी कि राइटर था अपने दौर का, कि इसको एक दफा सजा दी गई कि इसे पिलरी में खड़ा किया जाएगा। पिलरी क्या थी? अच्छा, इसे सजा क्यों मिली वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इसने ना एक सटायर लिखनी थी, और इसने जब सटायर लिखी तो जिस तरह गुलिवर्स ट्रैवल के अंदर जो सटायर लिखी गई थी, गुलिवर्स ट्रैवल नहीं, सॉरी, गुलिवर्स ट्रैवल से नहीं, जोनाथन स्विफ्ट ने एक सटायर लिखी थी। एक पैम्फलेट था शायद, जिसके अंदर अगर आपने एनकेएम वगैरह पढ़ते हैं तो उसके अंदर उसने जरूर लिखा होगा। उसने कहा था कि आयरिश जो लोग हैं उनको चाहिए कि अपने बच्चों को इस तरह बड़ा करें
कि वो इंग्लिश पीपल के डाइनिंग टेबल्स के लिए डेजर्ट्स के या बहुत ही जो उनकी अच्छी डिशेज हैं उनके तौर पे काम आए। ठीक है, अब ये उसने सटायर की थी, लेकिन उसको जब आप मिसएंथ्रोप वाला क्वेश्चन करते हैं उसके अंदर ये पॉइंट लिखा हुआ है, ये एनकेएम में या करंट में मुझे नहीं पता, लेकिन ये पॉइंट लिखा हुआ है कि ही वाज अ मिसएंथ्रोप बिकॉज once he wrote that the Irish children should be cooked for the meals of the English people। भाई वो सटायर कर रहा था, वो कह रहा था कि तुम उनको ट्रीट करते हो जानवरों की तरह, और अगर जानवरों की तरह ट्रीट कर रहे हो तो फिर उनको खाना भी शुरू कर दो। ठीक है, ये उसने सटायर की थी उनपे, और उसने कहा था कि आयरिश लोगों को चाहिए अपने बच्चों को समझें जानवर। फिर ये सटायर थी। अब उसको अगर आप लिटरली ले लेंगे तो आप तो कहेंगे ये तो जाहिल आदमी है। ठीक है, इसी तरह आप बल्कि वायलेंट कहेंगे, पता नहीं क्या कुछ कहेंगे, उसे पेडोफाइल भी हो सकता है कोई कह दे। तो इसने एक जो है ना वो लिखी, ऐसी इसने जो है ना वो सटायर लिखी, और उस सटायर के अंदर इसने ये लिखा कि जी आपका जो ओपोनेंट है ना, आप ऐसा करें, आप उसको टांग दें, आप उसको बल्कि ना पब्लिक हैंगिंग कर दें उसकी। इस तरह की कोई बातें लिख दी। उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी वो उन्होंने सीरियस ले लिया, उन्होंने कहा भाई इसने ये वाकई ये वहीं कहा है। ठीक है, अब उसने सटायर की, उन्होंने कहा ये इसने वाकई ये इतने के खौफनाक ख्यालात का हामिल बंदा है, उन्होंने इसको सजा दे दी, इसीलिए प्रिजन में गया था ये। ठीक है, उन्होंने इसे सजा क्या दी, एक तो इसे जेल नहीं हुई थी, पहले इसको सजा दी उन्होंने कि आपने ना 3 दिन पिलरी में खड़े होना है। ठीक है, पिलरी क्या थी, पुराने जमाने में एक सजा दी जाती थी कि चौक के अंदर उन्होंने, ये मैंने पिलरी ये टाइप कर दिया। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, टिकटिकी, उर्दू में इसे टिकटिकी कहते हैं। ठीक है, टिकटिकी के साथ बांध देते थे। अब आपको ये भी नहीं पता होगा, इसकी आप ना गूगल इमेजेस में आप उसकी तस्वीर देख लीजिएगा। ठीक है, आपको पता लग जाएगा। ये लकड़ी का एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर दोनों हाथ बंध जाते हैं और गर्दन फंस जाती है। ठीक है, और यानी कि ये नहीं कि गर्दन फंसे, तो एक स्ट्रक्चर बनाया होता है, उसके ऊपर से एक कवर आ जाता है और फिर बंदे की गर्दन फंस जाती है और दोनों उसके हाथ फंस जाते हैं। इसे जब जिस दिन पिलरी के आगे खड़ा करना था ना, उसने इससे 1 या 2 दिन पहले पोएम्स लिखी, एक पोएम लिखी इसी तरह की कोई कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है, और ये पिलड़ी के ऊपर इसने एक ना कसीदा लिख दिया। वो कसीदा इसने रातों रात, क्योंकि जर्नलिस्ट तो था ही, इसे तरीके पता थे, इसने जनाब रातों रात सारा फैला दिया। और अगले दिन जब इसको पिलड़ी में लगाया गया, छोटा सा उस वक्त सेंट्रल लंदन था, सिर्फ छोटा सा जगह थी, लोग जनाब आ गए इकट्ठे होके और इसके हक में उन्होंने नारेबाजी और ये सारे जो है ना शुरू हो गए। हुकूमत ने कहा भाई ये कटो यहाँ से, उसको वहां से निकाल के वो जनाब जल्दी से उन्होंने जेल में डाला कि ये ना हो डीफो साहब अगला इलेक्शन लड़ने के लिए आ रहे हैं। तो ये बड़ी एक जो ना एक इंटरेस्टिंग सी बात है। तो रॉबिन्सन क्रूसो क्या है, रॉबिन्सन क्रूसो में एक स्टोरी है एक बंदे की जो कि एक डेजर्टेड आइलैंड पे फंस गया है और वहाँ पे अफ्रीकन के साथ उसका इंटरेक्शन होता है, और वो कैसा इंटरेक्शन है वो अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। बहरहाल मॉरलिस्टिक किस्म का नॉवल है कि मॉरलाइज कर रहा है और डायडेक्टिक है। ठीक है जी। उसके बाद एक और जो बड़े इसके इंपॉर्टेंट जो नॉवेल्स आप कह सकते हैं उनके अंदर और ये पिकरेस्क नॉवल भी इसके थे। ठीक है, और उनको आप कह सकते हैं, एक तो इसका मॉल फ्लैंडर्स, बड़ा मशहूर है ये मॉल फ्लैंडर्स, कर्नल जैक और रोक्साना, लोनल जैक, और इसे कलोनल नहीं पढ़ना, कर्नल ही पढ़ना है। ठीक है, बेशक स्पेलिंग कलोनल होते हैं लेकिन पढ़ते इसे कर्नल ही है। और रोक्साना, ये इसका नॉवल का नाम था। और भी इस तरह के अगर आपको मिले, ये जो नॉवेल्स हैं ये पिकरेस्क नॉवल हैं, यानी कि जो लो लाइफ लोग हैं उनके ऊपर ये लिखे गए हैं। ठीक है, और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इसका था जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर। अच्छा, अब जरा देखें कि प्लेग जो है इसके दौर में तो आया ही नहीं। ठीक है, इसके दौर में प्लेग नहीं आया, लेकिन इसने वो जो हॉरर्स थे प्लेग के और उन सब को इतनी रियलिस्टिक डिटेल से लिखा कि आप बंदे को उसकी इमेजिनेशन की दाद देनी पड़ती है। यानी कि इसने पढ़ा होगा उसके बारे में, ठीक है, उसके बारे में सुना भी होगा, ओरल स्टोरीज भी होंगी, लेकिन उसको ये बिल्कुल ऐसी है कि पार्टीशन की स्टोरी को बंदा आज लिखे, ठीक है, और उसी डिटेल के साथ लिखे जिस डिटेल के अंदर वो सब कुछ हुआ। तो ये बड़ी एक कॉन्ट्रीब्यूशन होगी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी। ठीक है जी। ये जनाब इसका काम था, और इसको आप कह सकते हैं कि रियलिस्टिक फिक्शन के अंदर इसका इंपॉर्टेंट नाम है। उसके बाद आ रहता है सैमुअल रिचर्डसन, और रिचर्डसन जिसका हमने जिक्र किया है कि जिसने पामेला लिखा था। ठीक है, रिचर्डसन। अच्छा जी, अब ये जो पामेला जो लिखा गया था, ये आज बड़े इंटरनेट का बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है लोगों को, बड़ा मुश्किल से वो इसे कर पा रहे हैं ज्वाइन। अच्छा खैर, तो पामेला जो था इसका नाम जो है पामेला भी है और विच रिवॉर्डेड भी है। ठीक है, पामेला
या वर्चुअल रिवॉर्डेड, ये दोनों नाम है इसके, ठीक है जी। और ये किस तरह लिखा गया है, एपिस्टलरी नॉवल है, ठीक है। एपिस्टल कहते हैं हम लेटर्स को, एपिस्टल ई से, एपिस्टल्स, ठीक है जी। एपिस्टल कहते हैं नॉवल को, एपिस्टलरी नॉवल कहा जाता है वो नॉवल जिसके अंदर लेटर्स हों। अब इसके अंदर क्या था, क्या कि जनाब लेटर्स की फॉर्म में लिखा हुआ है कि एक लेटर वहां से अपनी स्टोरी लिख के भेज रही है पामेला, फिर उसको जवाब आ रहा है, फिर उसको स्टोरी लिख रही है, ठीक है ना। तो लेटर्स की फॉर्म में जो लिखा गया था, और इसको एपिस्टलरी नॉवल कहा जाता है। लेकिन ये फर्स्ट नॉवल है और ये 4 वॉल्यूम्स के अंदर ये एक तरह से पब्लिश हुआ था, और ये एक सीरीज के तौर पे, यानी कि जिस तरह सीरीज नहीं होती है आप मैगजीन्स के अंदर पढ़ते हैं, वो एक पेज आता है सिर्फ पब्लिश होता है, और उसके बाद अगली सीरीज का आपको अगले जो है ना उसका इंतजार करना पड़ता है एपिसोड का, ठीक है। तो ये बिल्कुल उस तरह ही चल रहा था। उसके बाद इसका जो और इम्पोर्टेंट नॉवेल्स हैं, 2 इसने और लिखे हैं। एक क्लैरिसा है, नाम से इसी नाम से मशहूर है क्लैरिसा, लेकिन इसका द हिस्ट्री ऑफ अ यंग लेडी भी इसका नाम है, द हिस्ट्री ऑफ अ यंग लेडी, ठीक है। आपको मैं इसलिए बताया जा रहा हूँ, सॉरी लेडी, कि आप इसको कहीं ये ना समझे कि ये जो राइटर है इसके शायद 4 नॉवल हैं या 6-7 नॉवल हैं, ठीक है। तो ये द हिस्ट्री ऑफ अ यंग लेडी, और उसके बाद है सर चार्ल्स ग्रैंडिसन, ये भी इसका एक नॉवल ही है। और इसके अंदर जो इसका हीरो है, जो प्रोटैगनिस्ट है, वो अरिस्टोक्रेटिक मॉडल्स का जो है ना वो जिक्र कर रहा है, अरिस्टोक्रेटिक मॉडल्स जो मैनर्स हैं उनका जिक्र कर रहा है, मिडिल क्लास की जो वर्चूज हैं उनका जिक्र कर रहा है, ठीक है जी। सर चार्ल्स, ये आपको आराम से मिल जाएंगे इनके नाम भी, और ये अगर आप इसका पढ़ना चाहें समरी वगैरह तो आप इसकी पढ़ सकते हैं, लेकिन बहरहाल इससे ज़रूरी नहीं है। पामेला इसका ज़रूरी है, पामेला, या फिर जो उसका दूसरा नाम है वर्चू रिवॉर्डेड, ठीक है। ये आपको दोनों नाम पता होने चाहिए कि इसका फर्स्ट नॉवल है जिसको कहा जाता है कि ये फर्स्ट नॉवल है, ठीक है। आगे जी हेनरी फील्डिंग पे आ रहे हैं। नॉवलिस्ट ने उस वक्त के नॉवलिस्ट में उन्होंने थोड़ा थोड़ा काम किया हुआ है, वो आपको पता ही है कि क्यों उन्होंने थोड़ा काम किया होगा। वो उसकी वजह ये है कि अभी बिल्कुल एक नया जॉनर है, ठीक है। हेनरी फील्डिंग पे आ रहे हैं। हेनरी फील्डिंग जो है वो थोड़ा सा टाइम पीरियड है इसका, और इसके अंदर इसने बहुत ही बड़ा एक नॉवल लिखा है। अच्छा, इसके अंदर लिटरेरी एबिलिटी उतनी नहीं है जितनी वो उसकी रिचर्डसन की है, ठीक है। इसकी जो एबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इसने फॉलो किया रिचर्डसन को, और बिल्कुल जिस तरह उसने पामेला लिखा था इस तरह इसने जोसेफ एंड्रयूज लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब जरा गौर करें तो जो पहला नॉवल था रॉबिन्सन क्रूसो बंदे का नाम है, ठीक है। रॉबिन्सन क्रूसो बंदे का नाम है। उसके बाद जो उसके बाकी नॉवेल्स हैं डीफो के, उनके नाम भी कैरेक्टर्स के बंदों के नाम पे है। मॉल फ्लैंडर्स औरत है, रॉक्साना औरत है, कर्नल जैक बंदा है, ठीक है। इसी तरह और भी जो नाम है। हेनरी फील्डिंग सॉरी रिचर्डसन लिख रहा है, वही पामेला लिख रहा है, क्लैरिसा लिख रहा है, सर चार्ल्स लिख रहा है, ठीक है। आगे हेनरी फील्डिंग आया, वो भी जोसेफ एंड्रयूज, उसने पहला अपना जो नॉवल लिखा है जोसेफ एंड्रयूज, ठीक है। अच्छा, अब ये इसकी क्या वजह है, इसकी वजह यह है कि उस जमाने में कैरेक्टर्स के ऊपर फोकस आ रहा था, ठीक है। और कैरेक्टर पे फोकस के लिए उसने जो है ना सब लोग यही लिख रहे थे कैरेक्टर जो है ना वो एक एस्टैब्लिश होना चाहिए, ठीक है। तो नॉवल की वो वाली बुनियाद जो है वो सिर्फ कैरेक्टर्स ही हैं, उसमें कोई एक बड़ा अच्छा कैरेक्टर है उसकी पूरी स्टोरी आप बता रहे हैं। और इसके अंदर क्योंकि एक नई आपको वो मिल गई है, बाउंड्रीज से ज़्यादा बढ़ गया है, जो ड्रामा की जो लिमिटेशन थी उससे आप आगे निकल गए हैं, और अब आप उसको माइनर डिटेल्स में बता सकते हैं, ठीक है। ड्रामा के अंदर ये सब कुछ नहीं था। अगर आप डॉक्टर फाउस्टस के ऊपर एक नॉवल लिखें तो वो नॉवल बहुत ही बड़ा हो सकता है, 400 पेजेस का भी हो सकता है, ठीक है। और ड्रामा एज कम्पेयर टू से बहुत छोटा है, तो नॉवल के अंदर आपके पास ज़्यादा स्पेस होती है उसको लेके जाने के। और फील्डिंग जो है, अच्छा दूसरा इसका नॉवल था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, टॉम जॉन्स, और टॉम जॉन्स के नाम से मशहूर है, लेकिन पूरा जो इसका नाम है वो हिस्ट्री ऑफ टॉम जॉन्स है। हिस्ट्री ऑफ टॉम जॉन्स फाउंडलिंग, यानी कि किसी को मिला था ये, जो बच्चे जिस तरह मिल जाते हैं, तो ये फाउंडलिंग है। और इस तरह का इसने लिखा है, ठीक है जी। और इसका जो बेस्ट वर्क है, ये दोनों इसके बेस्ट वर्क्स नहीं है, ये दोनों इसके फर्स्ट और सेकंड आप कह सकते हैं। एमिलिया इज द बेस्ट नोन ऑफ हिज वर्क्स, और ये 1751 का है, ठीक है जी। और ये स्टोरी किसके ऊपर है, ये अ गुड वाइफ की स्टोरी है। वाइफ इज गुड बट द हस्बैंड इज अनवर्दी, ठीक है, इस तरह की यानी कि स्टोरी है। तो उसने दिखाया कि किस तरह एक खातून जो है वो अपनी मुश्किलों से अपनी ज़िंदगी जो गुजार रही है, ठीक है। और इसकी प्रोज के बारे में अगर कहा जाए तो इसकी प्रोज जो है बड़ी विगरस तो है, लेकिन साथ ही साथ
टू द पॉइंट ऑफ इट गोज डाउन टू द पॉइंट ऑफ वल्गैरिटी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर मतलब वो अरिस्टोक्रेसी और वो सारा कुछ आपको नज़र नहीं आएगा। पढ़ना चाहें तो आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। इतना अनरीडेबल नहीं है जिस तरह जॉन ड्राइडन है, लेकिन उनकी स्टोरीज जो हैं जो खासतौर मॉल जिस तरह पामेला, उसकी भी स्टोरी कोई इतनी पॉजिटिव किस्म की स्टोरी नहीं है। स्टोरीज के अंदर वही सारी बातें हो रही हैं जो फीमेल के साथ, एक फीमेल जो अकेली फीमेल है पूरे सोसाइटी के अंदर रह रही है, तो उसके साथ जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हरासमेंट और ये सारा कुछ उसमें शामिल है। लेकिन लैंग्वेज उसकी और तरह की है। पर ये जो फील्डिंग है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी जो है कि डिटोरिएटेड लैंग्वेज है, थोड़ा सा ज़रा आप कह सकते हैं कि इसे घटिया जुबान कह लें, जो भी आप इसे कह लें, ठीक है जी। अच्छा, अब ये टाइम हमारा ख़त्म हो रहा है, लेकिन बस 2 राइटर्स और हैं, वो मैंने करने हैं, लाज़मी करने हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये एंड होता है, हम दोबारा आएँगे, ठीक है। जी, इसके बाद आता है स्मॉलेट। स्मॉलेट, ये बिल्कुल नाम इसका स्मॉलेट ए से नहीं लिखना, ठीक है। ये स्मॉल वाला स्मॉलेट नहीं है। तो ये जो बंदा है, इसने बिल्कुल वही काम किया, आप समझें कि हेनरी फील्डिंग की जो है ना पीछे-पीछे चल रहा है, ठीक है। अब शुरू में जब कोई जॉनरा आता है, तो क्या होता है, ज़्यादा काम इमिटेशन होती है, ठीक है। ऑब्वियस बात है कि सारे लोग देखेंगे यार ये काम चल रहा है, तो उसको इमिटेट करके उस तरह का करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जिस तरह टेटलर और स्पेक्टेटर आए थे, तो उस दौर में और बड़े मैगज़ीन आ गए थे, और डॉक्टर जॉनसन का हमने जो आज पढ़ा है, रैम्बलर, वो भी इसी दौर के अंदर आया, ठीक है। तो लोग जो है ना वो लीड फॉलो करते हैं, ठीक है। जो किसी ने काम किया होता है और उसकी देखते हैं पॉपुलैरिटी हो गई है, और उसके बाद लोग ये काम शुरू कर देते हैं, ठीक है। जिस तरह आजकल वो आपको पता है यूट्यूब चैनल्स जो हैं, वो जिस तरह आजकल प्रोलिफरेट का हो चुके हैं। हर बंदा जो दिल करता है उसका उठ के यूट्यूब चैनल बनाता है और जनाब अपनी चीज़ें फेंक देता है, ठीक है। और आप हो सकता है कि मुझे कहें कि मैं भी इसमें शामिल हूँ, लेकिन मेरा जो चैनल है वो सिर्फ इसलिए है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो उसके चलते रहें, और मतलब उसको ईज़ के साथ उसको टच कर सकें, और ये प्राइवेट लिंक्स हैं इसके, ये किसी को और को भेजे नहीं गए, ठीक है। तो इसे आप सब्सक्राइब ना भी करें तो मुझे कोई इससे वो मसला नहीं है, कोई इसका वो मतलब नहीं है। तो ये मैं कॉल बंद हो रही है, लेक्चर ऑफ करते हैं, और मैं अभी वापस आ रहा हूँ, ठीक है। कोई ब्रेक नहीं है, सिर्फ आई एम जस्ट कमिंग बैक।